या फिर आपके पास फोन हो, यूट्यूब आपके लिए चलता हो, तो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करनी है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम जो है मान के चलो कि एक दिन में आपको कम से कम जो है वो 20 से 50 क्वेश्चन तो है वो सॉल्व करने ही है, और उनको इस तरह से नहीं करना है कि मुझे आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। जैसे मैं पूछ लूं कि टोबैको जो है उसके अंदर हम बात करें निकोटियाना रस्टिका की, उसमें कितना कंटेंट होता है टोबैको का। अब बात आती क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो देने पड़ेंगे, ठीक है। एक है 1 से 5%, दूसरा है 2 से 4%, तीसरा है 3 से 8% और चौथा है 10 से 15%। कितना है? 3 से 8% सही है, ठीक है। अब किसी ने आंसर दे दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गए हो तो कि हाँ ये आंसर है तो बहुत बढ़िया चीज है, आपको बधाई हो। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आप उसके अंदर कितना परफेक्शन ला रहे हैं, आपको कितनी चीजें याद हैं, उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप ऑप्शंस को किस तरह से देख रहे हैं उसके हिसाब से सॉल्व करना है। जैसे हम कई क्वेश्चंस में बात करते हैं ना, अभी बात करी कि पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में एमओपी के लिए पूछ लिया अगर कि उसमें 60% है या फिर 58% है, दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो कितना करना है? 60% करना है। तो आपको वो चीज याद है या नहीं है, आप उसको पेपर में अप्लाई कितना कर पा रहे हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको ये नहीं कि 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन समझने हैं कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद अपना सही आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस लगभग वही रहेंगे जो पिछले सालों में आते रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लगभग वही क्वेश्चन होंगे, बस ऑप्शंस बदल जाएंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से दलहनी फसल है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपको शायद मैं करा भी चुका हूं। 4 ऑप्शन दिए थे, सिंपल सा क्वेश्चन था कि दलहनी फसल कौन सी है, ओके। तो आप अच्छे से जानते हैं दलहनी फसल जो है उसका क्राइटेरिया क्या है कि जितनी भी फसलें जिनसे क्या बनती है, दाल बनती है। दूसरा क्राइटेरिया उनकी फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी, उसको भी हम दलहनी फसल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या किया दिए बेटा देख लो, एक दे दिया हमको सरसों, दूसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन जो है वो उन्होंने दे दिया चना, और चौथा ऑप्शन जो है वो दे दिया मूंगफली, ठीक है। चलिए, तो दलहनी फसल कौन सी है? ओके, दलहनी फसल का मतलब क्या है बेटा? पल्स क्रॉप है, ठीक है। जिनसे पल्सेस जो है वो बनाई जाती है उसको हम कहेंगे दलहनी फसलें। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हमको अच्छे से पता है, अच्छे समझते हैं, आंसर क्या होगा? चना होगा। ये क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन यही रहा, ऑप्शन बदल दिए, ठीक है। ऑप्शन क्या दे दिए बेटा? एक दे दिया आपको सरसों, एक दे दिया आपको सोयाबीन, एक इसके अंदर आपको दे दिया सूरजमुखी, और एक इसके अंदर दे दिया आपको कुसुम। क्या आंसर जाएगा? क्यों जाएगा? ओके, आ गया आंसर, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो है उनको देखकर आपके माइंड में क्या चीज आती है वो हमें क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखनी है। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप उन चारों ऑप्शंस को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इतनी सी माइनर मिस्टेक होगी और आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा गलत हो जाएगा, होगा या नहीं? ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट यही याद रखें कि जो दाल वाली फसलें उनको दलहनी कहते हैं, तो इनको देखकर आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, थोड़ा सा हंसेंगे और उसके बाद कहेंगे एग्जामिनर पागल हो गया, इसने क्वेश्चन ही गलत दे दिया, और आप इस क्वेश्चन को छोड़ आएंगे, यही होगा। या फिर कंफ्यूजन ज्यादा ही हो गया तो ये तो चारों तो तिलहनी फसलें हैं, है या नहीं है? दलहनी तो है ही नहीं, जबकि आंसर क्या है? सोयाबीन है। अब हमारा माइंड किस तरफ चल रहा है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आपने पूरे साल क्लास के अंदर कुछ भी किया हो, आपने पढ़ाई नहीं करी हो, कोई बात नहीं, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी हो तब भी कोई बात नहीं, आपके पास वो 2 घंटे हैं जो आपका भविष्य तय करेंगे, ये तो पता है।
आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, लास्ट में एग्जाम में जाते जाते मूड खराब हो गया तो पेपर खराब। ये चीज बहुत बार होती है, ठीक है। इसीलिए खुद को खुश रखना सीख लो कि खुश कैसे रहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं दूसरों को दुखी करने बैठ जाओ कि मुझे तो मजा तब आता है जब पड़ोसी दुखी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। खुद को खुश रखना मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में आप अच्छे से रहें, आसपास जो है आपके उन सभी को खुशियां बांटे, आप भी खुश रहे। लेकिन बात क्या याद रखनी है कि एग्जाम में आपकी मेंटल जो एबिलिटी है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन जो यहाँ पर था कि P से P2O5 कैसे बनाया जाएगा, तो बड़ा अच्छा आंसर आया कि सर P है उससे P2O5 बनाओगे मतलब 2 गुना है फास्फोरस, तो लगभग 2 गुना होगा। आंसर वही था, ठीक है। बस एक छोटा सा उसके अंदर क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया कि वो कंपाउंड में आ गया, लगभग 2.25 ही रहा। K2O की बात करें तो वो कंपाउंड बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड है, इसीलिए वो 2 के आसपास नहीं आता, 1.20 के पास चल जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर काम करती है। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस तरह से पूछ लिया तो आपको उसके अंदर 2 भी जरूर देगा, क्योंकि पता है कि हमारा माइंड कहाँ पर जाता है ना। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है, उसने जेट का एग्जाम भी दिया होगा, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा, नहीं तो वो आरपीएससी का या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छे पद पर होगा, उसे सारी चीजें पता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बीच में से कोई एक पेपर बना देगा कि हाँ ये सबको दे दो, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये सोच के मत जाना कि एग्जामिनर क्वेश्चन गलत दे रहा है, वो आपका माइंड टेस्ट करना चाहता है कि आपका माइंड कितनी तरीके से चल सकता है, और अगर आप उस चीज में अच्छे हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी क्लास में रैंक जो है लास्ट में आती है, बट फिर भी एग्जाम के अंदर उन्होंने टॉप किया। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हर साल ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक है। उस टाइम पर कहा जाता है कि ये तो किस्मत से लग गया, वो किस्मत नहीं है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाती है कि आपका दिमाग कितना सचेत है। कहते हैं ना दिमाग खोल लो, तो उसका मतलब नहीं सिर खोल के उसमें दिमाग बाहर निकाल लो, उसका मतलब है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा जीवित रखें, उसको याद दिलाएं कि आप दिमाग हैं, आपके पास कितनी कैपेसिटी है आपको भी नहीं पता। हाईएस्ट जो आज तक माइंड यूज किया गया वो 5% यूज किया गया है। हाँ, नाम भी पता होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने करा, ठीक है। हम जो यूज करते हैं वो लगभग 1 से 2% करते हैं, और हम में से कुछ महानुभव ऐसे होंगे जिनका 0.001 के आसपास होगा, है ना, इतना ही काम करता है अभी तक। तो उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो, ठीक है। और वो एक्सपैंड कब होगा बेटा, जब आप पूरे दिन में ये 3 चीजें करोगे, ठीक है। ये कब होगा वो भी सुन लो, जब आप पूरे दिन में ये 3 चीजें जरूर करोगे। एक तो पढ़ना, नई चीज जो है उसको पढ़ो, दूसरा पुरानी चीज जो है जो पढ़ ली है उसको रिवाइज करो, और तीसरा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके माइंड की एबिलिटी अपने आप बढ़ने लगती है, ठीक है। और आपके पास कोई घर बार का टेंशन तो है नहीं इतना बड़ा, बीवी बच्चे तो है नहीं अभी, ठीक है। तो इसीलिए इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन की जरूरत है ही नहीं, अपना ध्यान जो है वो पूरा पढ़ाई पे लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर दूसरे फर्टिलाइजर्स के बारे में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हम समझ गए। अगले फर्टिलाइजर जो है वो दूसरे हैं, मतलब जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के हैं मेजरली, ठीक है, उनके बारे में पढ़े। तो पहला जो हम यूज करते हैं बेटा वो कौन सा है, जिप्सम है। कौन सा है, जिप्सम। जिप्सम की बात करें तो इसमें कैल्शियम कितना परसेंट बेटा, 29%। कितना है, 29% कैल्शियम मिलता है। जिप्सम ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। दूसरी बात करें सल्फर की, तो सल्फर कितना है, 18.6%। कितना है बेटा, 18.6%। आप इसको 18% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 18% लिख लो इसको। यहां पर जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन की बात कर ले एक बार कि जिप्सम जो है वो मुख्य उर्वरक जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट का है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाए, पहला दे दिया सल्फर, दूसरा दे दिया आपको फास्फोरस, तीसरा दे दिया आपको कैल्शियम, और चौथा दे दिया उपरोक्त सभी।
ओके, कितने लोग कहते हैं सल्फर जाएगा आंसर? कोई नहीं कहता। फास्फोरस तो कहना ही मत, फास्फोरस है ही नहीं। तीसरा, कितने लोग कहते हैं कैल्शियम सही आंसर है? ठीक है। और कितने लोग कहते हैं उपरोक्त सभी जाना चाहिए? उपरोक्त सभी जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वापस ढंग से पढ़ ले। जिप्सम क्या है? मुख्य उर्वरक किसका है? ठीक है, क्या पूछ लिया है? मुख्य उर्वरक। अगर ये वर्ड नहीं दिया होता तो आंसर क्या जाता? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लेकिन फास्फोरस तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या जाता है आंसर? फिर भी कैल्शियम ही जाता। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही क्या होगा? कैल्शियम। अगली बात समझ में? सल्फर का मत करना, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कैल्शियम जो है इसके अंदर क्या है? ज्यादा है, 29% है। सल्फर क्या है? कम है। दूसरी चीज जिप्सम के लिए पूछी जाती है बेटा कि जिप्सम को हम कौन सी मृदाओं में यूज करते हैं, कौन सी सॉइल में यूज करते हैं? ओके, चलिए। जिप्सम का यूज जो है किसके अंदर किया जाता है? क्षारीय मृदाओं में उपयोग किया जाता है, जो हमारी सोडिक सॉइल्स है। ठीक है, उसके अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम किसको रिप्लेस कर देता है? सोडियम को। किसको करता है? सोडियम को। तो सोडियम क्या होता है? वहां से हटकर उसकी लीचिंग हो जाती है और सॉइल में कैल्शियम बच जाता है, जिससे हमारी सॉइल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी हो जाएगी और पीएच भी क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए क्षारीय मृदाओं में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि जिप्सम मुख्य उर्वरक है और आपको वापस से 4 ऑप्शन जो है वो दे दिए जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया कौन सा? सरसों। कौन सी फसल में है? ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया बेटा इसके अंदर, मान लिया गेहूं। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया इसके अंदर मूंगफली। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया इसके अंदर उपरोक्त सभी। ठीक है, किसका है मेन फर्टिलाइजर? मूंगफली का है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। कारण भी बता दो फिर। ओके, पता है फिर? ओके, पॉपिंग होती है मूंगफली के अंदर। पॉपिंग क्या होती है? मूंगफली में दाना नहीं, और हम तुम्हारे ठीक है, तो उसमें दाना नहीं बनता, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जिप्सम। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें? ये 3 क्वेश्चन है, यही बनते हैं जिप्सम के ऊपर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर। अगला कौन सा बेटा? रॉक फॉस्फेट। कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट के अंदर हमें कैल्शियम भी मिलता है और उसके साथ साथ फास्फोरस भी तो मिलेगा। रॉक फॉस्फेट लिख रहे हैं तो फास्फोरस तो मिलना ही है। फास्फोरस जो है फॉस्फेट वो कितना मिलता है बेटा? 20 से 30%। इतना मिलता है, 20 से 25। ठीक है, और बोन मील में कितना मिलता है? चलो, उसके अंदर भी 2 है। एक तो कच्ची बोन मील है, उसके अंदर 20 से 25, और स्टीम्ड के अंदर बढ़ जाता है तो 25 से 30 हो जाता है। इसके अंदर भी नॉर्मली जो है वो हमें 25 से 28% के आसपास मिलता है। एक बार उसमें चेक भी कर लेना। 20 से 30 है, ठीक है, तो वो 28 जो है 25 के आसपास है। तो हम कह सकते हैं 20 से 30% जो है इसके अंदर फास्फोरस मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलता है बेटा? कैल्शियम भी मिलता है। कितना मिलता है? 33%। ओके, दूसरी चीज हमने जब रॉक फॉस्फेट पढ़ा था तभी बात कर ली थी कि इसका यूज कौन सी मृदाओं में किया जाता है? क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा या अम्लीय मृदा? अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल्स में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला कौन सा है? कॉपर सल्फेट। कौन सा है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट किसका उर्वरक होगा? कॉपर का। ठीक है, कॉपर कितना बेटा इसके अंदर? 21%। कितना है? 21%, और लगभग 11.5% या आप कह सकते हैं 12% जो है वो क्या मिलता है? सल्फर मिलता है। ठीक है, कॉपर जो है उसका काम क्या होता है पहले तो ये बताओ। कॉपर का काम क्या होता है पौधे में? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कॉपर? फोटोसिंथेसिस किसने रिवाइज किया था? कहाँ गया फोटोसिंथेसिस? हाँ बता। इतनी बड़ी हिंट दे दी उसके बाद भी अभी तक नहीं बता रहे। साइटोक्रोम नाम सुना है क्या?
याद आया? साइटोक्रोम में क्या होता है? कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। तो साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम सी जो आपके फोटोसिंथेसिस के मेन एरियाज है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो कौन बनाता है? कॉपर बनाता है। ठीक है, तो कॉपर का मेन वर्क किसमें बेटा? फोटोसिंथेसिस में। दूसरा, आपके जो भी इसके सीड या दाने बनते हैं उनकी गुणवत्ता या क्वालिटी बढ़ाने में भी ये मदद करता है। ठीक है। तीसरा, कॉपर जो है वो आपके एंजाइम्स जितने भी होते हैं उनके साथ कोफैक्टर का काम करता है। एंजाइम पढ़ लिए? पढ़ लिए ना एंजाइम? तो कोफैक्टर पता होगा। फिर एंजाइम के साथ मिलने वाला दूसरा अकार्बनिक भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर। जैसे एंजाइम तो है कार्बनिक है ना? एंजाइम कार्बनिक है या कार्बनिक है? कार्बनिक है क्योंकि हमारे शरीर में मिल रहा है। ठीक है। उसके साथ अकार्बनिक भाग जो है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर कहते हैं, पढ़ा होगा है ना? वो कौन सा है? कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे हैं, उसमें से कॉपर भी एक आता है। ठीक है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी या एंजाइम की कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए भी कॉपर का काम होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। पिछले से पिछली क्लास में कहा था कि आपको न्यूट्रिएंट्स रिवाइज करके आने, कहा था क्या? कौन करके आया? करके आते तो इसका आंसर अभी मुझे मिल जाता कि कॉपर का वर्क क्या होता है। लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना उसको। ठीक है, कॉपर जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करता है। नेक्स्ट बात करें, अगला कौन सा है? फेरस सल्फेट। कौन सा है बेटा? फेरस सल्फेट। इसके अंदर फेरस या फिर आयरन जो है कितना है? 32.8%। आप इसको 33% कर सकते हो। जितना हमारे रॉक फॉस्फेट में कैल्शियम है उतना फेरस सल्फेट में आयरन है। ठीक है, फेरस सल्फेट जो है आयरन कितना हुआ? 33%। उसके साथ साथ 18.8%, 18% कर लो इसको बेटा। ठीक है, तो 18% क्या मिल रहा है? सल्फर मिल रहा है। ठीक है, चलिए, फेरस या आयरन का काम क्या होता है? हाँ बताओ, तुम्हें पता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। बिल्कुल, ये हमारे अंदर, हम पौधों की बात करें, पौधों में क्या काम होता है? ओके, क्लोरोफिल बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा, अरे हीमोग्लोबिन बता दिया तो उसका भाई भी तो बता दो। लैग हीमोग्लोबिन कौन बनाएगा? आयरन बनाएगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। तीसरा, फोटोसिंथेसिस रिवाइज किसने किया था? हाँ ये रहा, बताओ फिर। वेरी गुड। और फोटोसिंथेसिस में एक पर्टिकुलर वर्क है इसका, उसको हम बोलते हैं फेरोडॉक्सिन। याद आया क्या है? वेरी गुड। ओके, इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला सबसे पहला मॉलिक्यूल जो है फेरोडॉक्सिन, वो किससे बनता है? आयरन से बनता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर मदद करता है बेटा? इसके साथ ही लिख लेना, ये किसमें मदद करता है? ईटीएस में मदद करता है। किसमें? ईटीएस। ईटीएस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके अंदर हेल्प करता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्वेश्चन जो है वो आपके आईसीआर के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला कौन सा बेटा? जिंक सल्फेट। कौन सा है? जिंक कितना है? 36%। कितना है? 36%। और अगर बात करें सल्फर कितना है, तो वो भी 18% है। दोनों के लिए एक जैसा ही याद रख लो। ठीक है, 17.8% है, वो लगभग 18% याद रख लो। ओके, तो फेरस सल्फेट में भी सल्फर 18% और जिंक सल्फेट में भी सल्फर है वो 18%। ठीक है, फेरस सल्फेट में आयरन कितना है? 33% और 3 और बढ़ा देंगे तो जिंक सल्फेट में 36% होगा। ओके, कोई डाउट इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते इससे। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लास्ट में एक लाइन के अंदर हम कंपाइल कर देंगे, उसको एक लाइन के अंदर ही याद करना। ठीक है, चलो, जिंक का क्या काम होता है? अरे मुझे बताओ, आपस में मत बताओ। आपस में तुम पता नहीं क्या क्या बता दोगे। चलो मेरे को बताओ, जिंक का क्या काम होता है? ट्रिप्टोफैन का नाम सुना?
किससे बनता है? जिंक से। ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का निर्माण करने में कौन सहायक है? जिंक। आ गया आंसर। दूसरा, जिंक का एक और काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी ग्रेन्स या दाने बनते हैं उनके अंदर शाइनिंग जो आती है, चमकदार जो आपके दाने बनते हैं, वो किससे बनते हैं? जिंक से बनते हैं। ठीक है, उसका कारण भी क्या है? जिंक है। ये दोनों चीजें इसके लिए याद रखना। ठीक है, ये कौन करता है? जिंक करता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला कौन सा है? आयरन पायराइड। कौन सा है? आयरन पायराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा कि आयरन पायराइड जो है, ठीक है, आयरन पायराइड किसका मुख्य उर्वरक है? तो आंसर क्या जाएगा? सल्फर जाएगा, आयरन मत करना। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। आयरन पायराइड का नाम सुनते ही हम आयरन की तरफ जाएंगे, फेरस की तरफ, जो कि गलत है। ठीक है, ये स्पेशल याद रखना है। आयरन पायराइड किसका होता है बेटा? सल्फर का मुख्य उर्वरक होता है। ओके, और लास्ट बात कर ले तो कौन सा है बेटा? बोरेक्स है। कौन सा है? बोरेक्स। बोरेक्स किसका उर्वरक होगा? बस सिंपल सा है, कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं, बोरोन का होगा। इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। Na2B4O7.10H2O। ठीक है, यही से इसकी उपलब्ध अवस्था आती है। बोरोन किस रूप में उपलब्ध होता है? कौन बताएगा? H3PO4। PO4 नहीं, कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल सही है। आंसर यहीं पर है। सोडियम हटा दो, आंसर आ जाएगा B4O7-2। ठीक है, दूसरा है बोरिक एसिड, जो इन्होंने कहा वो भी सही, H3BO3। ठीक है, बोरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है और B4O7-2 की फॉर्म में भी मिलता है, दोनों रूप के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर कितना परसेंट होता है बेटा? लगभग 11% क्या होता है? बोरोन होता है। 10.6% एग्जैक्ट है, लेकिन हमको जो एवरेज याद रखना है, तो 11% हम लिख सकते हैं, कई जगह 10% भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 11% जो है इसके अंदर क्या है? बोरोन है। चलो, बोरोन का काम बताओ फिर। बोरोन क्या करेगा? हाँ, कोई एक जना बताओ। फलों को पकने मदद करता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है कि फलों को फटने से रोकता है। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग रोकता है। वेरी गुड। चलो, आंसर जो चाहिए था पौधे के अंदर, वो आंसर आ गया। कौन सा? कि जो पराग नली बनती है, मीन्स पॉलन ट्यूब, उसको बनने में कौन मदद करता है? बोरोन करता है। तो बोरोन किसके लिए चाहिए बेटा? पौधे के अंदर निषेचन के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी कौन है? बोरोन है, क्योंकि इसी की वजह से क्या बनती है? हमारी पराग नली या पॉलन ट्यूब बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पूछा हुआ है आईसीआर ने। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं, एक बार इसको लिख लो, फिर वो क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, है ना? लिख लिया क्या? चलो, बातें करने से अच्छा क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन समझ गए क्या?
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्लांट न्यूट्रिएंट या फिर पादप पोषक तत्व जो कब नहीं चाहिए बेटा, वेजिटेटिव ग्रोथ में नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट जो कभी भी वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर नहीं चाहिए, ठीक है, वो कौन सा होगा? बोरोन। क्यों? कैल्शियम क्यों नहीं हो सकता? किसमें करेगा बेटा? क्यों? कैल्शियम भी तो फ्रूट क्रैकिंग रोक रहा है ना, तुमने ही कहा। फ्रूट कब बनेगा? जब निषेचन होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, है ना। जब ओवरी में रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद ही तो फ्रूट बनेगा। तो कैल्शियम भी तो सही है। हाँ बेटा, बिल्कुल, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, तुम इसको जितना सिंपल समझ रहे हो कि सर हमने लास्ट में बोरोन पढ़ लिया तो बोरोन ही आंसर होगा, ये तुम्हारे पैत्र में जानता हूं अच्छे से, ठीक है। आंसर वहां से आ रहा है, ठीक है। हमको एग्जाम में ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चारों ऑप्शन सोचने पड़ेंगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आंसर तो क्या है वो तुम जानते हो, ठीक है। कैल्शियम क्यों नहीं है वो जानना जरूरी है। कैल्शियम से हमने कहा फ्रूट क्रैकिंग रोकता है, तो फ्रूट कब बनेंगे? जब पौधे में निषेचन होगा, परागण होगा, उसके बाद ही तो बनेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी तो वानस्पतिक, अब ठीक है उसी की बात करेंगे। तो फ्रूट्स के अंदर इसकी जरूरत है या नहीं है या नहीं है? जरूरत है ना। तो ये भी तो हमारी वानस्पतिक अवस्था के बाद काम आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसका सबसे मेन काम जो है वो क्या है बेटा? सेल डिवीजन और सेल वॉल का फॉर्मेशन। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, याद आया कुछ? तो वो पौधे की शुरुआत से ही चालू हो जाता है, इसीलिए कैल्शियम आंसर नहीं होगा। दूसरी बात कर ले, कौन सा बेटा? जिंक। जिंक का काम किसमें है? ऑक्सीजन बनाने में। ऑक्सीजन तो शुरुआत से ही चाहिए ना, इसीलिए आंसर नहीं होगा। तीसरी बात करें, कौन सा है? पोटेशियम। किसमें हेल्प करता है? पोटेशियम का मेन वर्क, वेरी गुड, कौन सा है? स्टोमेटा रेगुलेशन। तो स्टोमेटा तो शुरुआत में बन जाएंगे, तो बचा कौन सा? बोरोन बचा, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है, लेकिन ये अप्रोच होनी चाहिए। आप एग्जाम में जब देखोगे तो तुम्हें ये चीजें याद नहीं आएगी। वहां पर क्या याद आएगा? कैल्शियम तो फ्रूट क्रैकिंग को रोकता है, ठीक है। तो ये वानस्पतिक अवस्था के अंदर तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, ये तो बाद में बनेगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद। तो आंसर क्या जाना चाहिए? कैल्शियम। नहीं तो याद आ जाएगा जिंक, जिससे शाइनिंग आती है दानों के अंदर। तो दाने कब बनेंगे? वानस्पतिक अवस्था के बाद। तो या तो कुछ बच्चे जिंक करके आ जाएंगे। पोटेशियम की याद आई तो पोटेशियम तो नहीं करके आओगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, क्या है, और वो पौधे की शुरुआत होते ही चाहिए, तो ये हम वैसे ही नहीं करेंगे। बट यहाँ पर दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए हमको याद रखनी है ये चीजें, ठीक है। आंसर क्या होगा? बोरोन होगा। क्लियर है? चलिए लिख लो इसको। लिख लिया? चलो लिखा बेटा? ओके, लिखा ही नहीं अभी तक, जल्दी लिखो। चलिए बेटा, नेक्स्ट बात करें। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो थोड़ा सा नया टॉपिक है, ठीक है। इसको एक बार समझ लो। यूरिया आपने नाम सुना हुआ, पढ़ भी लिया। यूरिया की खोज किसने करी? ओके, एच.एम. राउल ने। पहली बार बनाया किसने? होलर ने।
यूरिया जो है उससे कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? याद है? ठीक है, अब आगे सुनो। यूरिया जो है जब भी हम क्रॉप में यूज करते हैं तो उससे हमारा जो नाइट्रेट मिलता है NO3 माइनस, उसको मिलने में कितने दिन लगते हैं? बिल्कुल सही, 1 सप्ताह लगभग मैक्सिमम। ठीक है, तो 4 से 7 दिन लगता है। ओके, अब एक बात बताओ, किसी भी प्लांट को या किसी भी क्रॉप को अगर आप 4 से 7 दिन के अंदर ही सारा का सारा न्यूट्रिएंट दे दो तो क्या वो उसका एक साथ यूज कर लेगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, तो यूरिया जब भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें हैं, उसको समझ लो। यूरिया जब भी अप्लाई करते हो, अगर